सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्ते इंडिया। टोही एकेडमी चैनल को देखने वाले सभी मेरे मित्रों, छोटे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल समझते हो? पंजाबी का शब्द है, हमारे यहाँ पर पंजाब के अंदर सत श्री अकाल बोलते हैं। अच्छा, जो अभी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनका भी मेरा प्यार, और जो चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो करते रहें और लाइक भी करते रहें। आपके कमेंट मेरे को ऊर्जावान स्फूर्तिवान बनाते हैं, मेरे को मोटिवेशन देते हैं। तो आपके जो अच्छे अच्छे कमेंट हैं मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं और मैं डेली आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ। देर रात तक कोशिश करता हूँ कि अधिकतर के जवाब दूँ और जो आप टॉपिक भेजते हो उसी पर मैं वीडियो बनाऊँ, है ना। और जो बाकी वीडियो है वो हमारे सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है उसमें मिल जाएंगे, सारे के सारे के मिल जाएंगे। आज अपने टॉपिक लेंगे चिंतन, मुहूर्त और अमुहूर्त। कौन सा? चिंतन, मुहूर्त और अमुहूर्त। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो जुड़े हैं, वो वीडियो देख के लाइक करना बोले दोस्तों। और जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर बाकी जो क्लिप हैं, जो बाकी वीडियो हैं, उनके लिंक आपको उसमें मिल जाएंगे, है ना। तो अपने बात करेंगे पहले किसकी? चिंतन की बात करेंगे, बाद में मुहूर्त और अमुहूर्त। ये बुद्धि के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? बुद्धि के दो प्रकार होते हैं, मुहूर्त और अमुहूर्त। और सबसे पहले बात करेंगे चिंतन। तो एक दोस्त ने कहा था कि सर ये चिंतन, मुहूर्त और अमुहूर्त जो वीडियो है उसको बनाना, तो आज मैं यही वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले चिंतन का अर्थ क्या होता है? सोचने विचारने की शक्ति को चिंतन कहते हैं। इसको सोचने विचारने की क्रिया को आप भी सोचते विचारते रहते हो ना, बहुत सारी चीजों पर, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के ऊपर इंसान सोचता रहता है। वैचारिक, सांस्कृतिक, कई बार कर्जे से परेशान होता है, कई बार बहुत सारा धन आ जाता है, उस बात से चिंता में रहता है, कई बार आदमी खुशी का चिंतन करता है, कई बार हम भविष्य की रणनीति बनाते हैं, उस सबको चिंतन कहते हैं। तो सोचने और विचार करने की क्रिया को चिंतन कहते हैं। यह विचार करने की मानसिक प्रक्रिया, विचार करने की मानसिक प्रक्रिया जो किसी समस्या के कारण शुरू होती है और अंत तक चलती है। कोई इंसान के अंदर कोई ना कोई जो समस्या पैदा होती है तब चिंतन प्रारंभ करता है। समस्या पैदा नहीं होगी, चिंता नहीं करेंगे। यदि पूरे जीवन के अंदर यदि खुशी खुशी रहेंगे तो हम चिंतन क्यों करेंगे भाई? जब हम बिना सोचे विचारे सब कुछ मिल जाता है तो हमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अलग अलग विद्वानों ने परिभाषा की है, वैलेंटाइन ने, रोस ने और रेबर्न ने। किसने? रेबर्न ने। तो मेरे बेटी को एक दिन रस्सी से बांध के एक आदमी वन में ले गया। देखो कहां ले गया? वन में। बेली से वैलेंटाइन, है ना। कैसे याद रखोगे? या वैलेंटाइन डे के दिन कुछ लोगों को रस्सी से बांधकर वन में लेके मेरे को चिंता हुई। चिंता से चिंतन, वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना अपने। वैलेंटाइन डे के दिन कुछ लोगों को रस्सी से बांध के वन में लेके मेरे को बहुत ही चिंता हुई। और देखो यहाँ पर सबसे पहले वैलेंटाइन की परिभाषा है, चिंतन वह प्रक्रिया है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब आदमी श्रृंखलाबद्ध का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जब तक गिनती पूरी नहीं होती अपने बोलते जाते हैं 100 तक, जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होते हैं। तो यहाँ पर क्या है? किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से ले जाता है, वो चिंतन कहलाता है। किसी लक्ष्य की ओर ले जाना। तो यहाँ पर क्या चीज है? किसी लक्ष्य की ओर ले जाना। किसी लक्ष्य की ओर ले जाना क्या चीज है? चिंतन है। इतनी सिंपल सी परिभाषा है। कौन कहता है? वैलेंटाइन कहता है। तो मेरा बेली, यहाँ पर वैलेंटाइन को क्या बोलोगे? बेली। बेली का मतलब फ्रेंड, दोस्त, है ना। तो यहाँ पर मेरा बेली मेरे को अपने लक्ष्य या उद्देश्य की तरफ ले जाता है, अविराम गति से ले जाता है, बिना रुके भी अपनी गति ले जाता है। कौन ले जाता है? मेरा बेली। दूसरा रास,
वह मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, यानी चिंतन वह मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। हमारे जो मन मस्तिष्क में कई पहलू है, उनमें मानसिक क्रिया में ज्ञानात्मक पहलू है या मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया। क्या चीज है? मानसिक क्रिया। तो अपने ज्ञानात्मक पहलू या मानसिक क्रिया, इन दोनों में से एक बात लेंगे। मानसिक क्रिया ही क्या चीज है? चिंतन है। कौन कहता है? रॉस। मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। अब ये चीज लेंगे अपने ज्ञानात्मक पहलू, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू। तो कैसे अर्थ होगा? ज्ञान को रस्सी से बांध लेना चाहिए, ज्ञान को रस्सी से बांध लेना चाहिए, ज्ञान को रस्सी से बांध लेना चाहिए। तीसरी परिभाषा है रेबर्न की। किसकी है? रेबर्न की परिभाषा है इच्छा संबंधी प्रक्रिया जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है और प्रयास और त्रुटि के आधार पर चलती रहती है, उस अंतिम स्थिति पर पहुंच जाती है जो इच्छा के संतुष्ट करती है। यानी कि जब इच्छा संतुष्ट हो जाती है तब वो चिंतन खत्म होता है। तो ये इच्छा संबंधी, यहां पर क्या लिखा है? असंतोष। चिंतन असंतोष के कारण शुरू होता है, असंतुष्टि पर खत्म होता है। किसका? कितनी सिंपल सी परिभाषा है ना? वैसे दिखेगा होगा सभी को। इच्छा संबंधी प्रक्रिया जो किसी असंतोष के कारण शुरू होती है। किसके कारण शुरू होती है? असंतोष के कारण। असंतुष्टि भी खत्म होती है। असंतोष। मन में आदमी कभी संतुष्ट होता है क्या? असंतुष्टि होगा। रेबर्न। कौन सा है? बल से रेबर्न। मन में इंसान हमेशा क्या होता है? असंतुष्ट। वन में गए थे भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी, सभी लोग जो थे उनमें असंतोष था। वन में गए थे, जब 14 साल काट के आए तब संतुष्टि मिली, है ना? वन में जाने से सभी में लोगों में असंतोष था, असंतोष से प्रारंभ होता है, संतुष्टि से कर्म, जब वापिस आए तब संतुष्टि मिली। और यहाँ पर कितना सिंपल सा है। वैलेंटाइन ने क्या कहा है? सरदार किसी लक्ष्य के उद्देश्य की ओर जाना। लक्ष्य और उद्देश्य, मेरे मेरे लक्ष्य और उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर देखो ज्ञानात्मक पहलू, मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू को रस्सी से बांध लो। क्या कर लो? रस्सी से बांध लो। वन के अंदर जब राम गए तो हमें असंतोष हुआ, जब वापिस आए तो संतुष्टि हुई। कितनी सिंपल सी परिभाषा भाई। किसकी परिभाषा है ये? चिंतन की परिभाषा। किसकी है? चिंतन की परिभाषा। हाँ भाई, अब आपने बात करते हैं चिंतन के प्रकार। चिंतन के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है सबसे पहले प्रत्यक्षात्मक चिंतन, दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन, तीसरा है कल्पनात्मक चिंतन और चौथा है तार्किक चिंतन। कितने प्रकार के चिंतन है? 4 प्रकार के चिंतन है। तो अपने सबसे पहले प्रकार के चिंतन की बात करें, परसेप्चुअल चिंतन के बारे में बात करें। परसेप्चुअल थिंकिंग, PERCEPTUL, परसेप्चुअल थिंकिंग पूर्व अनुभवों के आधार पर यदि वर्तमान को जोड़ना, जैसे बड़ा भाई या पिता बच्चे के लिए चॉकलेट लाते हैं और यह रोजाना होता है, समझ में आ रहा है ना? तो उसके घर लौटते ही बालक दौड़ता उसके पास आता है, ये प्रत्यक्षात्मक चिंता है। ठीक है? और ये निम्न प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है। बालकों और पशुओं में ये पाया जाता है, इसे भाषा और नाम का प्रयोग नहीं होता। प्रत्यक्षात्मक चिंतन का पता चला पूर्व अनुभवों के आधार पे, यानी कि माँ बाप, भाई बहन, बुआ, नाना नानी रोजाना जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं और बच्चे के लिए रोजाना चॉकलेट लेकर आते हैं या टॉफी लेकर आते हैं या कुरकुरे लेकर आते हैं या कोई और चीज लेकर आते हैं। ठीक है? रोजाना लेकर आते हैं, बच्चे को आदत पड़ गई उन चीजों को। तो जैसे ही वो घर के अंदर एंट्री करते हैं ना, तो बच्चा दौड़ कर जाता है उसके पास में। दौड़ कर क्यों जाता है? वो समझ आते हैं ये चॉकलेट के लिए आया है या कुरकुरे के लिए आया है। किसके लिए आया है? कुरकुरे के लिए आया है। ये क्या चीज है? ये प्रेजेंट है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन है। ठीक है? पूर्व अनुभवों के आधार पे, भी कल भी ये लेके आया था, परसों भी लेके आया था, नरसों भी लेके आया था, तो उसको आदत पड़ गई ना। पूर्व अनुभवों के आधार पर वो वर्तमान को जोड़ता है बच्चा। फिर बड़ा भाई, पिता, बहन, बुआ आदि बच्चों के लिए चॉकलेट लाते हैं या और चीज लेकर आते हैं, तो रोजाना होता है। तो उसके घर लौटते ही बालक दौड़ता है, उसके पास आते हैं। ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन है। ये प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट उससे लौटता है, ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन है। ये निम्न प्रकार का चिंतन होता है, सबसे निम्न प्रकार का चिंतन होता है। जहां तक दृष्टि वहां तक सृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बालकों व पशुओं में ये पाया जाता है। पशु जो होता है ना, माँ खेत गई हुई है या पापा खेत गए हुए हैं, दादा आए हुए हैं और वो आते हैं, उनके सिर पर हाथ फेरते हैं पशुओं के, तो जैसे वो आते हैं तो बोलने लग जाते हैं, भी मेरे सिर पर हाथ क्यों नहीं फेरा उसके साथ। उसी प्रकार जो बच्चा उसके पास में भाग कर जाता है। तो यहाँ पर भाषा और नाम का प्रयोग नहीं होता।
कहीं पर भी भाषा उसकी फीलिंग्स से महसूस होता है बस, न तो नाम का प्रयोग होता न ही भाषा का प्रयोग होता। दूसरा है प्रत्यात्मक चिंतन, कंसेप्चुअल थिंकिंग बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कंसेप्चुअल थिंकिंग बोलते हैं। पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है। पूर्व निर्मित, पूर्व का मतलब पहले वाली जो इमेजन हमने अपने दिमाग में कर रखी है, पूर्व निर्मित प्रत्ययों से होता है जिनकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचना। जैसे कुत्ता, घोड़ा, ऊंट को देखकर बालक अपने मन में प्रत्यय बना लेता है कि भविष्य में उन्हें देखकर वह कुत्ता नाम लेता है, अतः इस चिंतन में वह भाषा नाम का प्रयोग करता है। जैसे अपने टीवी में दिखाया, उसने पूछा क्या है पापा? ये डॉग है बेटा। ये क्या है? कैमल है। ये क्या चीज़ है? एलिफेंट है ना। या कहीं पर गली में अपने मिले तो हमने बताया ये डॉगी है। तो जैसे ही वो नई परिस्थितियों में जाता है, जैसे कुत्ता मिलता है तो नाम लेता है कुत्ता। उसको सिखाना नहीं पड़ता वहां पर, क्योंकि ऑलरेडी वो जो पूर्व है, पूर्व बातों को, ज्ञान को अपने दिमाग में धारण कर रखा है। ये कह रहे हैं ना प्रत्यात्मक चिंतन, जो पहले ही ऑलरेडी पूर्व निर्मित प्रत्ययों, पूर्व का मतलब है पूर्व इमेजन, पूर्व की बातें, पूर्व की विषय वस्तुओं को अपने दिमाग में जोड़ लेता है और जिनकी सहायता से भविष्य की किसी भी निश्चय पर पहुंचना। कुत्ता, घोड़ा, ऊंट को देखकर बालक अपने मन में प्रत्यय बना लेता है और भविष्य में उन्हें देखकर वह कुत्ता नाम ले लेता है। अतः इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग होता है। बोला वो भाषा, नाम कुत्ता, भाषा और नाम का। तो यहां पर प्रश्न कैसे आएगा चिंतन के अंदर? निम्न में से चिंतन के कौन से प्रकार में नाम का और भाषा का प्रयोग होता है? तो प्रत्यात्मक चिंतन। तीसरा है कल्पनात्मक, इमेजिनेटिव चिंतन, थिंकिंग, इमेजिनेटिव थिंकिंग। माँ पिता भाई बाजार जाते हैं तो बालक चिंतन करते हैं या कल्पना करते हैं कि वे टॉफी या चॉकलेट लेकर आएंगे। इसमें भाषा व नाम का प्रयोग नहीं होता। जब गए हुए तो दिमाग में रहता है रसगुल्ले लाएंगे, मन मन में सोचता है आदमी, मन में सोचता है मेरे कपड़े लाएंगे, मन में सोचता है मेरे जूते लाएंगे। हो सकता मन की बात है, यहाँ पर कल्पना करता है कि वो चीज लेकर आएगा। यह चौथे प्रकार का, तीसरे प्रकार का चिंतन बताया है जो कल्पनात्मक चिंतन है। चौथा है तार्किक चिंतन, सबसे उच्च दर्जे का चिंतन माना जाता है। जॉन डीवी ने इस चिंतन को विचारात्मक चिंतन भी कहा है। क्या कहा है? विचारात्मक चिंतन कहा है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। क्या होता है? हम चिंतन कब करते हैं? शादी के मौके पर, ब्याह के मौके पर, कोई अच्छी खुशी के मौके पर, किसी के यहाँ फंक्शन पर जाना है तो कोई समस्या आ जाए तो उसके समाधान के लिए चिंतन, ये सबसे उच्च दर्जे का चिंतन होता है जब आदमी अकेला बैठ के चिंतन करता है। लॉजिकल थिंक बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? लॉजिकल थिंक। ये इमेजिनेटिव थिंक, उसके कंसेप्चुअल थिंक, इसमें पर्सपेक्चुअल थिंक इसको बोलते हैं। ये चार प्रकार के हैं: प्रत्यक्षात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। तो पता चल गया, तार्किक के अंदर जब आदमी की समस्या आ जाए, क्या खुशी आ जाए या विचार बनाने हो, तब आदमी तर्क की चिंतन करता है। कल्पनात्मक चिंतन, जब हम अकेले सोचते हैं, दूसरे के बारे में कल्पनाएं करते हैं कि वो ऐसा होगा, वो कोई चीज मेरे लिए लेकर आएगा। प्रत्यात्मक चिंतन का मतलब ये होता है जो चीज हमने पूर्व के अंदर देखी है और जो चीज हमारे सामने आ गई तो उसका नाम ले लें और भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जो बातें हमारे साथ रोजाना घटती है और दूसरे दिन वही व्यक्ति वो चीजें हमारे लिए लेकर आता है, तो फिर उसके लिए हम जो अपने दिमाग में कल्पना करते हैं। तो ये चार प्रकार के चिंतन के प्रकार हैं। अब अपने बात करते हैं चिंतन की विशेषताओं पर। किसकी? चिंतन की विशेषताओं पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जो अपना वीडियो होता है, एक बार पढ़ने में कई बार याद नहीं होता, तो एक बार जब आपके समझ में आ जाए, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरह आपको समझा दूँ, लेकिन इसको 2-3 बार देख लिया करो, बार अच्छी तरह देख लिया करो। बाद में न तो आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी न कुछ और। फिर इसमें से प्रश्न निकालने का प्रयास किया करो कि किस प्रकार प्रश्न, यदि आपके पास में गाइड है, किताब है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एक हेल्प मिलेगी। मैं आपका एक ट्यूटर हूँ, एक तरह से आपका एक गाइड हूँ, ठीक है। और बाकी वीडियो को लाइक करना न भूले, सब्सक्राइब, नए जो श्रोता जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब करते रहें। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो अपने विशेषताओं पर बात कर रहे थे कि चिंतन क्या है? एक मानसिक क्रिया है। क्या चीज़ है ये? एक मानसिक क्रिया है। आप लोगों को पता है शारीरिक क्रिया नहीं है ये। एक चिंतन क्या होता है? मानसिक आंतरिक क्रिया है। दूसरी बात है भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी आवश्यकताएं, मैंने पहले भी बताई कि जीवन के अंदर, भूमंडलीकरण के युग के अंदर हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं रहती है और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें चिंतन करना पड़ता है।
दूसरा अनेक विकल्प, अनेक प्रकार के विकल्पों पर विचार। हमारे दिमाग में कितने सारे विकल्प होते हैं। चाय घर पे नहीं है तो कॉफी विकल्प है या नहीं है। रोटी हमारे पास नहीं है तो समोसा भी विकल्प है, ब्रेड भी हमारे लिए एक ऑप्शन है, बाकी चीजें भी हमारे लिए ऑप्शन है। हमारे घर के अंदर पानी नहीं है तो ठंडा उसके लिए एक ऑप्शन है। उसी प्रकार हमारे ये चिंतन का ही एक रूप है समस्या समाधान तक चलने की प्रक्रिया। जब तक समस्या का समाधान नहीं होता हमारे मन और मस्तिष्क में चिंतन चलता रहता है, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। आपने कभी देखा है कि अपने को हम जॉब में लग जाते हैं, कॉल लेटर आ जाता है, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलती हमारा चिंतन चलता ही रहता है। कहीं सरकार उस पर प्रतिबंध लगा दे, कहीं कुछ और ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, इसी प्रकार की बात चलती रहती है ना। तो समस्या समाधान तक चलने वाली प्रक्रिया है ये। विशिष्ट गुण बर्बर से समय। इंसान पहले बहुत बर्बर था। हमारे बारे में बताया जाता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो नदी नालों के किनारों पर रहते थे, कंदराओं में रहते थे, और वहां से लेके आज अपने जेंटलमैन, इस ग्रह की तो बात छोड़िए, मंगल और चंद्रमा पर भी हम पहुंच गए हैं। शेर, हाथी, बड़े से बड़े खूंखार प्राणियों को हमने बस में कर लिया है। संसार के अंदर किस प्रकार डिजिटल जिंदगी जी रहे हैं हम। तो ये बर्बर से सभ्य तक जो बने उसके पीछे मुख्य क्या चीज है? चिंतन। ठीक है, तो नोट करके हम बात करें, बालक में ज्ञान का विकास करवाना चाहिए। और ज्ञान का विकास कब होगा? जब चिंतन की शक्ति ज्ञान से बढ़ेगी। किससे? और ज्ञान कैसे बढ़ेगा? तर्क वितर्क करने से, वाद विवाद का, समस्या का समाधान करने से। वाद विवाद, समस्या का समाधान, तर्क, इनके आधार पर हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारे पास में अनुभव आएगा, जिससे हमारी चिंतन शक्ति बढ़ेगी। और जैसे ही चिंतन शक्ति बढ़ेगी वैसे ही हम महानता की तरफ जाएंगे। जब हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम में 5-6 साल के बच्चे को स्कूल में लगाया करते थे, और वर्तमान में बालक 2.5 साल के स्कूल में जाता है। क्या जाता है? वैसे मूर्त और अमूर्त बुद्धि के ही रूप हैं। किसके रूप हैं? बुद्धि के रूप है। चिंतन इनसे भिन्न होता है। क्या चीज होता है? मूर्त, अमूर्त और चिंतन। तो आप लोगों ने पहले बुद्धि की जो परिभाषाओं की जो वीडियो थी वो तो देखी नहीं होगी, है ना। बुद्धि की जो परिभाषाओं की वीडियो है वो आप सभी लोगों ने देखी, दोबारा और देख लेना। स्टोरी मेथड से सारी की सारी डेफिनेशन है वो याद उसके अंदर करवाई हुई है। उसके बाद में आज मूर्त और अमूर्त उसके लिए कारगर है बुद्धि के साथ। उसके बाद में तीसरे पार्ट के अंदर हम बुद्धि के सिद्धांत बताएंगे, सारे के सारे बुद्धि के पूरे सिद्धांत बताएंगे, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न बताएंगे। ठीक है, तो आज अपने बात करेंगे पहले मूर्त, अमूर्त और चिंतन को। पहला प्रश्न उठता है दोस्तों कि मूर्त और अमूर्त क्या होता है? मूर्त और अमूर्त क्या होते हैं? मूर्त और अमूर्त, मूर्त घर के अंदर हनुमान जी की मूर्ति होती है, रामदेव जी की मूर्ति होती है, कृष्ण जी की मूर्ति होती है ना। उसी प्रकार जो हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो मूर्त है। जो हम आंखों से, अपने इंद्रियों से महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या चीज है? मूर्त है। जैसे अलमारी है, पंखा है, एसी है, कूलर है, टीवी है, फ्रिज है, पहाड़ है, नदी है, नाले हैं, सब क्या चीज है? मूर्त का ही अंग है। लेकिन यहां पर मूर्त बुद्धि क्या है? आज मैं मूर्त बुद्धि के अंदर क्या क्या रखता है उसके बारे में बता रहा हूं। मूर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं इसे? गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। कॉन्क्रीट जो इंटेलिजेंसी है इसे गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। जिस व्यक्ति में ये बुद्धि होती है वो यंत्रों और मशीनों में रुचि रखता है। किसमें? यंत्रों और मशीनों में रुचि रखता है। जैसे कारीगर, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होते हैं, वो मूर्त बुद्धि रखता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, जो हमारे चारों तरफ देखते हैं, जो प्रत्यक्ष चीजें अपने इंद्रियों के द्वारा देखते हैं, और जो अपनी बुद्धि के द्वारा जिस चीज को हम सीख जाएं, जिसमें ज्यादा बाद में दिमाग लगाना न पड़े। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है मैकेनिक, लिखा हुआ है कारीगर, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता। कारीगर को देखा होगा, कारीगर कोई भी काम करता रहता, हमसे बातें करता रहता, साथ में चाय पीता रहता, अपना काम भी करता रहता है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे ड्राइवर भी इसी में आएगा। ड्राइवर देखो ऐसे चलाता रहता है, चलाता रहता है, चलाता रहता है। अपने जब बाइक चलाते हैं तो कभी अचानक ब्रेक लगा देते हैं, क्लिच दबा देते हैं, तो हमें ऑलरेडी उस चीज का नजरिया आ जाता है कि कहां पर ब्रेक लगाने हैं, कहां पर इसको मोड़ना है। तो ऑलरेडी ये क्या चीज है? मूर्त बुद्धि है। ये सामान्य जो चीजें घटती है, जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है, वो कौन सी बुद्धि है? मूर्त बुद्धि है, क्योंकि वो सीख गया। उसी प्रकार अमूर्त होती है, मूर्त की तरह अमूर्त बुद्धि, जो हमारे दिलो दिमाग या किताबी ज्ञान के द्वारा परिस्थितियों के आधार पर किस चीज को परिवर्तित कर दे, अपने मन मस्तिष्क के आधार पर परिवर्तित कर दे। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंसी अमूर्त बुद्धि कहलाती है।
इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। किससे होता है? पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिसमें ये बुद्धि होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि रखता है। विज्ञान को किताबों में से अधिक अर्जन कर लो। जैसे रहस्य वाली चीजें, जैसे भगवान है या नहीं है, आकाश है तो कितना ऊंचा आकाश तक है, आकाश गंगाएं क्या है, मंगल पर क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जैसे होती है। जैसे जो इसमें रुचि रखता है वो अमूर्त बुद्धि है। जो वकील होता है, केस लड़ने के लिए गया है तो वहां पर कोई मायने फिक्स नहीं होते। वो सामने वाला वकील जिरह कर रहा है, उसका जवाब वो हमारे वाला वकील किस प्रकार से दे रहा है ना, वो परिस्थितियों के आधार पे, अगले के प्रश्न के आधार पे अपने उत्तरों को बदल देता है। उसी प्रकार डॉक्टर जब ऑपरेशन करने लगता है, कोई गांठ निकालनी है पेट की या किसी भी चीज की जब ऑपरेशन करना है, उस समय वो किताबी ज्ञान के अकॉर्डिंग की बात नहीं है। वहां पर अपने माइंड सेट ये नहीं, अभी गांठ निकाले, इधर बातें कर रहे हो, निकाल के फेंक दिया, आदमी मर जाएगा। वो अपने दिमाग का परिवर्तन करता रहता है। दार्शनिक भी इसी प्रकार होता है। दार्शनिक रहस्य को एक के बाद एक रहस्यों को जान लेना, उसके बारे में मेडिटेशन करना, नई चीजों को जानना। जिस प्रकार सुकरात है, अरस्तु है, देकार्ते है, लाइब्निज है, ये सब दार्शनिक थे और इन्होंने किन किन चीजों की खोज की, जिन किन चीजों के बारे में बताया। उसी प्रकार चित्रकार जो होता है वो पूरे मन से, भाव से उस चित्र को उकेरता है, हमारे सामने प्रस्तुत करता है उस चित्र को कि वो चित्र क्या कह रहा है। आपने कभी मोनालिसा का चित्र देखा होगा, बंठनी का चित्र देखा होगा, और बहुत सारे चित्र होते हैं, वो अपनी कहानी खुद बयां कर देते हैं, अपने भावों को बांट देते हैं, बता देते हैं। वो अमूर्त है। जो आंतरिक चीजें हैं वो अमूर्त है, जो आंतरिक नहीं है, बाहरी है, वो क्या चीज है? मूर्त है। कई विद्वानों ने इस मूर्त अमूर्त को कई भागों में औरों में बांटा है, क्योंकि मूर्त और अमूर्त बुद्धि के दो प्रकार है। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक मूर्त बुद्धि होती है, दूसरी अमूर्त बुद्धि होती है। बुद्धि कई प्रकार है। उसके बाद में जो थार्नडाइक विद्वान है, कौन सा विद्वान है? थार्नडाइक विद्वान है, उसने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? अमूर्त। दूसरा कौन सा है? सामाजिक। तीसरा कौन सा है? यांत्रिक। अमूर्त को तो मैं ऊपर बता के गया हूं। अच्छा, दूसरा सामाजिक, जो समाज में समायोजन कर ले, समाज की परिस्थितियों के अनुसार हो जाए या समाज को अपने अनुसार कर ले। समाज को किस चीज की जरूरत है या हमें समाज की जरूरत है, उसके अनुसार ही हम जब परिवर्तन कर ले। शादी विवाह ये सब कुछ क्यों होते हैं? पुरुष जो होता है अकेले समाज को छोड़ के अलग अपना क्यों नहीं कर लेता है? क्योंकि समाज के साथ समायोजन करता है। अमूर्त बुद्धि ये बताया था, जो पुस्तकीय ज्ञान से होता है वो दिल लेता है। और यांत्रिक बुद्धि किसको बोलते हैं? ये देखो, मूर्त बुद्धि को यहाँ पर ऊपर गामक या यांत्रिक बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि ये चीज होती है जो अपने इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और बाहरी चीजों में रुचि रखते हैं, मशीनों में रुचि रखते हैं, यंत्रों में रुचि रखते हैं, यंत्रीकरण के अंदर जो रुचि रखते हैं वो यांत्रिक बुद्धि है। फिर तीसरा है गेरिट साहब है। कौन सा है? गेरिट साहब है। गेरिट यहां पर पहले क्या चीज है? मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, 3 प्रकार बताया है। तो यहां पर क्या बताया? मूर्त, यहां पर अमूर्त, और तीसरा कौन सा है? सामाजिक बुद्धि, जो समाज से समायोजन कर ले। तो गेरिट ने भी 3 प्रकार बताए हैं। थार्नडाइक ने भी बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। गेरिट ने कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। ठीक, धन्यवाद।